अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिया था एक होमवर्क, कौन सा? तो वो आपने किया ही नहीं होना, किस्सा खत्म। डायरेक्ट लेबर स्पेशल ऑर्डर में हम ये पढ़ रहे हैं कि है मटेरियल, बस ये था। इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं हम कि बिजनेस के मेन प्रोडक्ट से हट के कोई एक्स्ट्रा काम मिला है और उसमें या तो कस्टमर को प्राइस बतानी है या कस्टमर की बताई हुई प्राइस पे जवाब देना है। और इसके लिए हम कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज की रेलेवेंट कॉस्ट इस्तेमाल करेंगे। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? सुनहरी असूल वही 4 है। इस प्रपोजल की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा, इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा, एक आउटफ्लो होना था इसकी वजह से नहीं हो सकेगा, एक इनफ्लो होना था इसकी वजह से नहीं हो सकेगा। ये 4 रेलेवेंट पॉइंट हैं जो बेस हैं, उन्हीं पे बने हुए फिर मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं ताकि आप इनको याद कर लें और सोचने का टाइम बच जाए। डायरेक्ट लेबर, और इसमें पहला हिस्सा मैं बना रहा हूं कि ये वो लेबर है जो हमारे पास ऑलरेडी है, इज ऑलरेडी हायर्ड फॉर एन एग्रीड टाइम। इसका मतलब है कि इसको हम परमानेंट लेबर भी कह सकते हैं। इसको परमानेंट लेबर भी कहा जा सकता है, लेकिन वर्ड परमानेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, ये जो बात लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है कि जो वर्कर्स हमें इस काम के लिए चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, और ना सिर्फ हैं ऑलरेडी, हमने उनसे ऑलरेडी एक टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है कि इस दौरान आप हमारे पास ही रहेंगे और हम आपको उसके पैसे देंगे। ये मुराद है इससे कि एक एग्रीड टाइम के लिए वो ऑलरेडी हायर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पे वर्कर्स को हम 2023 के लिए, ईयर 2023 के लिए ऑलरेडी उनको साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके, उनको कह चुके हैं कि इस साल आप हमारे ही मुलाजिम रहेंगे, 500 घंटे काम भी करेंगे और हम आपको उन 500 घंटों का पे भी करेंगे। ये मुराद है इससे, ठीक है। अब हमें इस स्पेशल ऑर्डर के लिए अगर यही वाले लोग चाहिए, यही वाले कौन से, जिनको ऑलरेडी हमने एक खास टाइम के लिए हायर किया हुआ है, अगर यही वाले लोग चाहिए तो फिर देखना पड़ेगा कि इनके पास अवेलेबल टाइम है या नहीं है। और आइडल टाइम भी यही चीज है। अच्छा, स्पेयर टाइम अवेलेबल इससे मुराद नहीं है कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं शाम को, कुछ नहीं सर आप बताएं, तो काम ही करता है यार आके, ये नहीं है स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब है कि जिस टाइम के लिए उनको पैसे देने का वादा किया हुआ है उसमें से आइडल अवेलेबल है, और उनको अगर हमने ऑलरेडी हायर किया हुआ है तो उस काम के उनको पैसे तो देने ही हैं। ये मुराद है इससे। यानी स्पेयर टाइम किस में से? स्पेयर टाइम अवेलेबल है आउट ऑफ पेड टाइम में से, जो उनका ऑलरेडी पेड टाइम है ना, जिसके पैसे हमने उनको देने ही देने हैं, उनमें से स्पेयर अवेलेबल है। अगर स्पेयर अवेलेबल है तो फिर 2 बातें देखनी पड़ेंगी कि इनको फारिग बिठा के पैसे कितने देने थे। अगर तो इनको फारिग बिठा के भी पैसे फिर भी पूरे ही देने थे तो क्या, और अगर इनको पूरे पैसे नहीं देने थे तो क्या।
मिसाल के तौर पे अगर फुल रेट 500 है और इनके साथ ये तय है कि हम आपसे काम ले सकें या ना ले सकें, किसी स्ट्राइक की वजह से फैक्ट्री बंद हो जाए, किसी गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे वो कोरोना वाला सारा फेज गुजरा था उसमें फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, अगर उनसे ये एग्रीड है कि आपसे हम काम ना भी ले सके फिर भी आपको हम 500 पर आवर पूरा देंगे, तो ये शाख है। और अगर उनके साथ ये एग्रीड था कि रेट है तो आपका 500, लेकिन अगर किसी वजह से फैक्ट्री बंद हुई तो काम करने तो तुम नहीं ना आ रहे होगे, पेट्रोल भी तो देखो ना तुम्हारा बच रहा होगा, तो फिर हम तुम्हें 300 पर आवर देंगे। ये शाखें दोबारा उस लेबर की बात हो रही है जो हमें इस जॉब के लिए चाहिए, और ये वो बंदे हैं जो हमने ऑलरेडी हायर कर लिए हुए हैं, जिनके साथ एक टाइम ऑलरेडी तय कर लिया हुआ है, उस टाइम के उनको पैसे देने ही देने। अगर उन्हीं से काम लेना है तो देखना पड़ेगा कि उनके पास उसमें से स्पेयर अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर अगली बात यह देखनी है कि क्या उनको फारिग बिठा के हम वैसे भी पूरे पैसे देने वाले थे या रिड्यूस्ड पैसे देने वाले थे। अगर उनको फारिग बिठा के भी पूरे पैसे देने वाले थे और अब उनसे उस फारिग वक्त में काम करवा लेंगे तो भी उतने ही पैसे देंगे, तो रेलिवेंट कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। तो इस शाख का फल है 0, क्योंकि फारिग बैठ के भी उन्होंने उस काम के उस टाइम के 500 रुपए ले लेने थे, तो हम अगर उनसे उस फारिग टाइम में ये स्पेशल ऑर्डर बनवा लेंगे तो फिर भी एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं देने पड़ेंगे, तो इसलिए रेलिवेंट कॉस्ट 0। और अगर उनको फारिग बिठा के 300 देने थे, अब अगर इस फारिग टाइम में उनसे स्पेशल ऑर्डर बनवा लिया तो 500 देने पड़ेंगे, तो रेलिवेंट कितना हुआ 200। तो इस शाख का जवाब है 200। ये तो मैंने मिसाल दी है। जो डिफरेंस है, ये मैं आपको जो दरख्त यहां बना के दे रहा हूं ना, ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं, यहां तो मैं बस छोटे छोटे नाम बता के तो शाखें बना रहा हूं ताकि शाखों से समझा सकूं, वरना पूरी पूरी अंग्रेजी मैंने नोट्स में लिखी हुई है। जिस टाइम के लिए उनको हायर किया हुआ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि इस साल में आपने 600 घंटे हमारे पास रहना है और हम उन 600 घंटे को आपके पैसे देंगे। उन 600 घंटों में से अगर हमें लग रहा है कि फरवरी में ना काम थोड़ा होता है, तो हम फरवरी में उनको फारिग बिठा के पैसे तो देने ही वाले थे, तो क्यों ना वो स्पेशल ऑर्डर उनसे बनवा लें। तो अगर उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट था कि फारिग बैठो चाहे काम करो, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो अगर फारिग बिठा के भी उसको पूरे पैसे ही देने थे, तो अब अगर उस फारिग वक्त में स्पेशल ऑर्डर बनवा लेंगे तो पैसे मजीद तो नहीं देने पड़ेंगे ना, तो रेलिवेंट कॉस्ट 0। लेकिन अगर उनको फारिग बिठा के 300 देने थे और अब अगर स्पेशल ऑर्डर बनवाया तो पूरे 500 देने पड़ेंगे, तो इस जॉब की वजह से एक्स्ट्रा क्या पड़ा 200, तो वो रेलिवेंट। और अगर इनके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है नहीं, न्यू लेबर नहीं ना, क्योंकि कहा है कि जो लोग चाहिए वो, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये ओवर टाइम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अगर तो लगा सकते हैं कैन वर्क ओवर टाइम तो क्या, और अगर कैन नॉट वर्क ओवर टाइम तो क्या। अगर कैन वर्क ओवर टाइम तो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो उनको ओवर टाइम के पैसे देंगे। और अगर वो ओवर टाइम नहीं लगा सकते, नहीं वही चाहिए, वही बंदा चाहिए, तो फिर ये हमारे पास वेले नहीं थे, ये हमारे पास वेले नहीं थे, बिजी थे। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि कोई बार्बर शॉप है और उसके पास जो वर्कर्स हैं उनमें से कोई 7-8 वर्कर हैं, लेकिन 2 वर्कर जो है ना बड़े स्किल्ड हैं, उन्हीं की वजह से ज्यादा रश होता है शॉप पे। तो अब उनको एक स्पेशल ऑर्डर मिला है कि फलानी टीम आई हुई है, तो उन्होंने पैसे भी अच्छे देने, तो अपना अच्छे से 2 लड़के जो है ना वो भेजे, तो उस टीम ने कटिंग करानी है। तो अब अगर ये 2 लड़के यहीं से भेज दिए तो वो बिजी थे बहुत, तो अब उनका काम जाया होगा।
अब उनका जो काम जाया होगा उसके दो हल हैं, या तो उनका काम कोई और संभाल लेगा या फिर उनके कस्टमर्स को ना करना पड़ेगा। तो अगर उनका काम कोई और संभाल लेगा तो उनको जो खर्चा देना पड़ेगा वो रेलेवेंट है, और अगर उनके खर्चों को शर्मिंदा होकर वापस भेजना पड़ेगा तो जो उन कस्टमर से पैसे आ जाने थे और नहीं आए वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी। तो इसमें यह देखना पड़ेगा कि ओवर टाइम तो नहीं लगा सकते, एंड मस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम अदर वर्क। अब इसमें दो बातें हैं कि क्या रिप्लेसमेंट वर्कर अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। जी हाँ ना, ये लिखा हुआ ना, ये मैं वो जो हमें लेबर रिक्वायर्ड है वो हमारे पास ऑलरेडी हायर्ड है, यहीं से तो बात शुरू की है मैंने। अच्छा, रिप्लेसमेंट वर्कर अवेलेबल है या नहीं है? अगर रिप्लेसमेंट वर्कर अवेलेबल है तो उसको जो पैसे देने पड़ेंगे वो रेलिवेंट। यहां मेरे पास जगह नहीं रही फल लगाने की। इस शाख का फल यह है कि उस रिप्लेसमेंट वर्कर को जो पैसे देने पड़ जाएंगे वो रेलिवेंट है। अच्छा, और अगर वो भी हम अपने ही किसी डिपार्टमेंट से उठा के लाएंगे तो फिर उसकी जगह जो रखना पड़ेगा उसके पैसे रेलिवेंट, और अगर वो भी किसी और जगह से लाएंगे तो फिर उसकी जगह पर जो रखना पड़ेगा वो रेलिवेंट, और अगर वो भी कहीं और से लाए होंगे तो फिर उसकी जगह पर जो खर्चा। तो इन एनी केस हमें इस रिप्लेसमेंट बंदा रखने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी वो रेलिवेंट। अगर रिप्लेसमेंट वर्कर अवेलेबल है तो उस रिप्लेसमेंट का जो खर्चा पड़ेगा वो रेलिवेंट है, और अगर रिप्लेसमेंट वर्कर अवेलेबल नहीं है तो जितना अरसा हमें काम छोड़ना पड़ेगा उस काम से जो कंट्रीब्यूशन आना था वो रेलिवेंट है। लेकिन इसमें आप सिर्फ कंट्रीब्यूशन मत लिखिएगा, यही जो अभी दरख्त बनाए थे, लेबर ऑलरेडी हायर्ड है और उसको हमने एक टाइम के पैसे देने ही देने। अगर उसके पास एग्रीड टाइम में से स्पेयर अवेलेबल है तो फारिग बिठा के पूरे पैसे देने थे तो जीरो रेलिवेंट है, और फारिग बिठा के थोड़े पैसे देने थे तो जो डिफरेंस है वो रेलिवेंट। ये मैंने ये बताया।
चा चा ये बताए। और अगर उनके पास सारे टाइम अवेलेबल नहीं है तो ओवर टाइम लगा सकता है, तो ओवर टाइम का खर्चा। और अगर ओवर टाइम नहीं लगा सकता है एंड इट मस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम अनदर वर्क विद इन दी कंपनी, तो फिर आगे दो बातें हैं कि कोई और लेबर उसको रिप्लेस कर सकता है ऑन दैट अदर वर्क, तो उस किसी और वर्कर का खर्चा। और अगर वर्कर की रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए काम रोकना पड़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। ये प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर क्यों है, ये मैं आपको भी सवाल के साथ सिखाता हूं। कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, ओके। ये है जो भी पीछे दरख्त बनाया था। और इससे अगला ये यहीं से देख लें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से मुराद ये है कि जिसके साथ ऐसा कोई वादा नहीं है। यानी दोनों में फर्क ये है कि कोई वादा नहीं है, जब चाहिए होगा तब लाएंगे, तब पैसे दे देंगे। सफिशिएंट सप्लाई अवेलेबल है, यानी सफिशिएंट लेबर है अवेलेबल। या तो ये कह ले कि मार्केट में और अवेलेबल है, या ये कह लें कि मार्केट में वर्कर अवेलेबल है, या ये कह लें कि हमारे पास ही हैं और उनके पास टाइम भी अवेलेबल है। तो क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी? जितने उस टाइम के पैसे देंगे। लेकिन अगर मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास अवेलेबल है और वो वेले नहीं है, तो फिर ये वही वाली बात लिखी हुई है कि अपने ही जगह किसी और काम पे बैठे होंगे, वहां से शिफ्ट करेंगे। अगर रिप्लेसमेंट अवेलेबल है तो रिप्लेसमेंट वाले के पैसे, नहीं है तो कंट्रीब्यूशन प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर। ये हो गया लेबर। अब करते हैं इसका सवाल। तो इन्हीं नोट्स के अंदर ये तीसरे पेज पे एग्जाम्पल 2 है। ये नोट्स हैं आपके पास? ठीक है, ठीक है, ठीक। लेबर यही है, डन। तीसरे पेज पे एक एग्जाम्पल 2 लिखी हुई है मैंने, वो पढ़ लें। सॉल्यूशन ना देखना उसका, सवाल पढ़ लें बस। अब मैंने कहा ना देखना, तो आपकी आंखें जानी सॉल्यूशन पे हैं, तो फोल्ड कर लें उसको, फाड़ के फेंक दें। सवाल कहाँ है, पढ़ लें। जी जी, ये नोट्स में पेज 3 पे एग्जाम्पल 2 है जी। हाँ हाँ, अभी मैंने क्या कहा था? हाँ, तो बताता हूं से पहले भी कुछ कहा था, सवाल के साथ बताता हूं। तो ये वो सवाल है जिसके साथ बताना है।
पढ़ लिया? हमें एक ऑर्डर मिला है, मतलब एक ऑफर है, अभी हमने इसको हाँ नहीं की है। उस पे 500 यूनिट्स बनाने हैं B16 के, और उन 500 यूनिट्स बनाने के लिए 3 तरह के वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और बिल्कुल फारिग। तो जो स्किल्ड लोग चाहिए उनके 3 घंटे ईच, और सेमी स्किल्ड के 2 घंटे ईच, और जो फारिग हैं उनके 5 घंटे। और रिक्वायर्ड है टोटल रेलिवेंट लेबर कॉस्ट। ये मैंने अपने नोट्स में जो एग्जांपल 2 लिखी हुई है उसका कर रहा हूं सोल्यूशन। पहले सबसे आसान वाला काम करते हैं, अनस्किल्ड। अनस्किल्ड के लोग इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और जब चाहेंगे तो हमें 40 पर आवर पे मिल जाएंगे। तो इनके लिए टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 500 इंटू 5, 2500 आवर्स चाहिए। तो इसलिए टोटल इनकी कॉस्ट बन जाएगी 2500 इंटू 40 रुपए, 1 लाख। ये हो गए अनस्किल्ड लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट। इस पे कोई एतराज, कोई तकलीफ, कोई बुरा लगा हो किसी को? नहीं। स्किल्ड, जो स्किल्ड लोग हैं वो हमारे पास हैं अवेलेबल, और उनको हमने ऑलरेडी तय किया हुआ है कितने पैसे देने, और जितने टाइम के लिए उनको हायर किया हुआ है उसमें से 800 अभी अवेलेबल हैं। तो इन लोगों से हमें टोटल काम चाहिए कितना? टोटल आवर्स रिक्वायर्ड हैं 500 इंटू 3, कितने? 1500। और इन 1500 में से जो हमारे पास स्पेयर अवेलेबल हैं, 800 स्पेयर अवेलेबल हैं, तो ये तो काम चल जाएगा उन 800 घंटों का। बाकी 700 का क्या करें? ये उन लोगों से ओवरटाइम कराना पड़ेगा जिसके लिए वो खुशी से तैयार हैं। तो अब इससे रेलिवेंट कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट होगी कि जो उनके पास फारिग अवेलेबल हैं उन पे हमने उनको फारिग बिठा के भी खिलाना था, लेकिन पूरा 200 नहीं देना था, 70 देना था। तो अब पूरा देना पड़ेगा। तो रेलिवेंट क्या होगा? 30, यानी 60 रुपए, 48,000। ये 30 वाली बात नहीं आई समझ? है जी, 30 वाली बात। और ये जो ओवर टाइम लगाना है इन्होंने, इन 700 घंटों के लिए हमने जो 200 रुपए पर आवर रेट रखा होता है, इसके लिए उनको 1.2 करना पड़ेगा। 168। QPL वाले में ये पॉइंट पूछना होगा किसी ने, जिसने किया होगा, जिसने भी, किसने भी है। QPL वाला सवाल किसने किया है? बस और जिन्होंने किया है उनको कुछ नहीं पूछना, ठीक। अच्छा, चूंकि सब लोग ध्यान नहीं रखते तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आप ना कहीं रजिस्टर पे लिख लें कि मैंने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर है जो एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ा है, ये ना आप याद ही ना रहे कि हमने उसकी भी क्लासेस लेनी है। तो ये लिख लेना कहीं रजिस्टर पे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जो एक मैंने सेपरेट टॉपिक पढ़ाया हुआ है, एक मैंने कल खत्म करा दिया है जॉब कॉस्टिंग, और एक आज खत्म करा दूंगा इंशाल्लाह कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। नहीं 6 तो नहीं, 5:55 तक छोड़ दूंगा। और तो ये 3 चैप्टर हैं आपके जो एक्स्ट्रा हैं।
स्पेयर टाइम में 200 पूरा क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको फारिग बिठा के भी 70% तो पे करना ही था। 70% ऑफ द वेज रेट इज पेड इन केस ऑफ आइडल आवर्स। तो उनको पैसे पहले भी 70 तो देने ही थे, अब उनको पूरे देने होंगे। तो अब जब पूरे देंगे तो एक्स्ट्रा तो 30 ही जा रहा है इस जॉब की वजह से, तो वो 30 रेलिवेंट है। ये हो गए स्किल्ड लेबर। यहां तक। अब आते हैं सेमी स्किल्ड। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चों से एक दरखास्त, वैसे तो आप लोगों से भी कहना ही था, लेकिन मेनली ऑनलाइन वालों से। अब पता नहीं ये बात कब सुनेंगे, लेकिन जब भी सुन रहे होंगे, ऑनलाइन के ग्रुप में ना एक अजीब सी बहस चलनी शुरू हो गई और उसमें हर कोई साइंसदान बन गया और सबने कॉलेज के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने शुरू कर दिए और मॉक की फीस 700 रुपए के ऊपर एक ऐसी बहस चलनी शुरू हो गई। कोई कह रहा है कि नहीं असल में ना ऐसी बात है, दूसरा कह रहा है नहीं यार ऐसी कौन सी बात है, और ये और वो, और बाकी तो ऐसे करते हैं, बाकी ऐसे करते हैं। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जब पता लगता है इतने सारे 100 मैसेजेस, मैं देखना शुरू करता हूँ और नहीं यार तुझे नहीं पता, दूसरा कहता नहीं तुझे नहीं पता, इतनी फीस होनी चाहिए, तुझे नहीं पता वो कॉलेज वाले बिजनेस कर रहे हैं, धंधा है ये, बिजनेस कर रहे हैं लोग। बेशक धंधे का वर्ड नहीं था, बिजनेस का ही वर्ड है। लेकिन बेटे देखें, आप एक कॉलेज का हिस्सा हैं, आपने फीस दी है, आप उसमें पढ़ रहे हैं। अब आपको अगर वो फीस जो कोचिंग की फीस ले रहे हैं, तो आप उनको ये कहेंगे कि आप कोचिंग की हमसे फीस ले रहे हैं, साथ सलाद भी दें? है? सलाद भी मांगेंगे साथ, कितनी फीसें ले रहे हैं, रोटी क्यों नहीं देते साथ? भाई एक सर्विस है, आपको उसकी फीस चार्ज हो रही है, आपने करनी है तो कर लें, नहीं करनी है तो ना करें। लेकिन जब आप बहस शुरू कर देंगे ना, तो अपना इतना टाइम जाया कर रहे होंगे और सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे होंगे, जितने लोग ग्रुप में मैसेजेस देखते हैं वो देखना छोड़ देंगे। और मैं जब मैसेज स्क्रॉल कर रहा होता हूं और मुझे समझ नहीं आता कि इसमें से जरूरी मैसेज स्किप हो गए अगर मुझसे, फिर तो बिला वजह बहस करे जा रहे हैं। तो मॉक एक अच्छी एक्टिविटी है। मॉक में होता क्या है, मॉक में यह है कि एग्जाम से शायद 2 वीक पहले, क्योंकि एक वीक मॉक कंडक्ट होने का, अगला वीक फिर आप लोगों को और अपनी असेसमेंट करने का। तो ये पैक की बहुत पुरानी रिवायत है, मैं जब स्टूडेंट था मैंने भी मॉक दिए थे। एक फैसिलिटी है जी, जी पैसे दिए थे, बिल्कुल मैंने पैसे दिए थे इसके लिए। क्या मतलब आप एक इतनी बहस किस तरह की कर रहे होते हैं कि आप सूटे लगा लगा के 3-3, 4-4 सौ रुपए सिगरेट में उड़ा रहे हैं, और आप लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं कि मॉक की फीस 700 रुपए क्यों है? असल में ना मैं आपको रीजन बताता हूं। आपसे मॉक की 700 रुपए फीस, जो 700 रुपए फीस ले रहे हैं, ये साथ वाला ने एक प्लाजा खरीदना है उससे, क्योंकि यहां पर ना कैपेसिटी कम हो गई है, तो साथ वाला प्लाजा खरीदना है और वो इस कॉलेज में इस्तेमाल करना है, और फिर एक और प्लाजा खरीदना है, वो फिर आगे किराए पे दे देना है। तो इसलिए ना मॉक की 700 रुपए फीस रखी हुई है। तो इसलिए मेरे मासूम बच्चों, इन बहसों में ना पड़ा करें, इन बहसों में ना पड़ा करें। और बहुत सारे काम है आपके पास करने वाले को। एक सिस्टम है, एक सर्विस है, उसके लिए कॉलेज ने फॉर मेनी रीजंस, फॉर मेनी वैलिड रीजन मैंने मॉक दिया था, मैंने फीस पे की थी उसके लिए, मैंने फीस पे की थी उसके लिए। तो एक सर्विस, मैं टॉपर था मॉक का, मैंने फीस पे। मैं पैक का स्टूडेंट था, मैं हर टर्म टेस्ट में, हर एग्जाम में मेरा टॉप होता था, हर सब्जेक्ट के अंदर।
और क्या रहेगा। हाँ जी, मैं मेरे मेरे अकाउंटिंग के उस्ताद कहा करते थे कि मैंने तुम्हें पढ़ा के खुद सीखा है। अच्छा, और हाँ, वो कॉस्ट वाली बात, वो असल में जीटी में तालियां बजवा ली थी, तो अब मुझे वो याद आ रहा है। मैंने मेरे जो कॉस्ट के टीचर थे सावन साहब, वो भी क्लास में सवाल लिखवाते थे। अभी बाकी लोग अभी कैलकुलेटर ही सीधे कर रहे होते थे, मैं सॉल्व करके सर के पास चेक कराने पहुंच जाता। और क्या था? है? नहीं, भी तो पढ़ाई की तरीके, अभी वो ब्लैक बेल्ट वाली बात अब वो तो निकल ही गई हो सकता है। नहीं यार, ठहरो, और भी कुछ रहेगा। हाँ, मेरे दौर में गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट होते नहीं थे, होते तो मेरे 7-8 होते। अच्छा, और क्या था? चले, अभी और याद नहीं आ रहा, पता नहीं बता क्या रहा था मैं। हाँ जी, मैं मॉक की बात बता रहा था, तो पता नहीं मॉक की बात क्या बता रहा था। हाँ, मैं आपसे कह रहा था सीरियसली सीरियसली, मॉक एक अच्छी एक्टिविटी है। एग्जाम से 2 वीक्स पहले एक फुल पेपर 100% मार्क्स की एक्टिविटी है। आप लोग पेपर दीजिए, उसकी मार्किंग होगी, आपको उसके सोल्यूशन टेस्ट होके मिलेंगे। तैयारी करके 3 घंटे का पेपर बैठ के सॉल्व करना। और अब तो खैर मैं नहीं बनाता मॉक, लेकिन जब मैं पहले बनाता था तो मैं भी ऐसे ही करता था, और आई बिलीव के जो पैक के बाकी टीचर्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस करके कि कौन कौन से टॉपिक्स की टेस्टिंग के चांस ज्यादा हैं, बाकायदा सोच समझ के मॉक बनाते हैं। ये नहीं कि एक सवाल वहां से उठाया, वहां से उठा सवाल बना दिया, नहीं, सोच समझ के मॉक बनाते हैं। और हाँ, तालियों वाली एक बात याद आ गई, मैंने शुरू शुरू की बात है, 2009 की गालिबन बात है। तो यहाँ लॉ के टीचर थे, वो छोड़ के चले गए। तो अब डॉक्टर साहब ये सोच रहे थे कि और लॉ, बड़े टीचर थे यहाँ से, तो फिर और टीचर्स के बारे में वो अभी सोच रहे थे। तो मुझे उन्होंने टेस्ट करने के लिए, नया नया था, मैं नौजवान लड़का सा था, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि कंपनी लॉ देखते हैं, इनसे पढ़वाते हैं। तो मुझे उन्होंने मॉक बनाने का कह दिया कि कंपनी लॉ का मॉक बनाना है। मैंने पिछले 10 साल के पेपर खोले, उनमें सब एनालिसिस पूरी तफसील से एनालिसिस किया, और मैंने ना एक मॉक, मैं लॉ का टीचर नहीं था, मैंने एक मॉक सेट किया। उसमें से 70% वही सवाल उस पेपर में आया। अच्छा, ठहरे, अभी अभी रहती है ताली, और ठहरे ठहरे, और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है। ठहरे ठहरे, अभी आ रहा है, याद आ रहा है। हाँ, बीएफडी का मॉक बनाया मैंने, और मैं अभी सवाल बना रहा था, मैंने सोचा चलो उन दोनों में ना अपनी एक हाउसिंग स्कीम में घर खरीद के इंस्टॉलमेंट पे वो कर रहा था, तो मैंने एक हाउसिंग स्कीम का वो इतने मरले का घर और इतने में एक सवाल बना दिया। ये जून 2014 की बात है। उस अटेम्प्ट में वाकई बीएफडी का एक सवाल आया जिसमें हाउसिंग स्कीम के ऊपर वो वैसे ही सवाल जैसे मैंने बनाया। ये जान के आवाजें निकाल रहे हैं अब। जी, क्या हो गया? चाय पिला दूं? है?
तो इन शॉर्ट मॉक दे दिया करें, मॉक देना चाहिए। जिन्होंने नहीं देना वो ना दें, लेकिन बहस करके ना ग्रुप के अंदर रश ना मचाएं। वैसे आई इनकरेज के देना चाहिए, उससे फायदा होता है, क्योंकि उससे जब आप अपनी तैयारी की होगी ना तो उसको 3 घंटे में बैठ के सॉल्व करने में अपनी असेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल फाइनल की तैयारी में हैं। तो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले अपनी असेसमेंट हो जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी अगर उसमें अच्छी परफॉर्मेंस ना की तो फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। फिर अच्छी तैयारी आपने की नहीं है तो सिर्फ डीमोटिवेट होने की वजह से फेल नहीं होंगे, फिर होना ही होना है। तो इसलिए अगर किसी की अपनी टाइमिंग अच्छी मैच हो रही है तो मॉक देना चाहिए, पैसों पे बहस किए बगैर। क्योंकि आप पैसे देंगे तो साथ वाला प्लाजा खरीदेंगे ना, वरना नहीं हो सकेगा। है जी? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा इस दफा। नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए बना देना एक दफा। चलें बस यार, मैंने पढ़ाना है और वो रेलेवेंट कॉस्टिंग पूरी करानी है बस। उस क्लास में कोई सवाल पूछ रहा था, चलो बेकार ही पूछा होगा, खैर है। सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड में सवाल ही भूल गया होगा अब तक। जो वर्कर्स चाहिए इस काम के लिए वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन वो बना रहे हैं B25। तो चूंकि रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है तो उतने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए, जितना टाइम यहां लगाना है उतने टाइम के लिए B25 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अब वो कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट आ गया। टोटल आवर्स इनसे रिक्वायर्ड कितने हैं? 500 इंटू 2 1000। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी 1000 आवर्स इंटू कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी। B25 एक बेचते कितने का है? 510। मटीरियल 175, लेबर 180, वेरिएबल FOH 50, फिक्स FOH लिखूं? नहीं। क्यों नहीं फिक्स्ड? क्योंकि फिक्स्ड खर्चे तो होने ही होने हैं। कंट्रीब्यूशन तो हम इसलिए ले रहे हैं कि चूंकि B25 नहीं बनेगा, नहीं बिकेगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। 105 ये आ गई इसकी कंट्रीब्यूशन। लिखा हुआ है सामने 180, तो 180 है पर यूनिट जो लिखा हुआ है सारा, तो 180 भी पर यूनिट है। यहां पे 105 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं क्यों? ये है 1000 आवर्स और ये है 105 रुपए पर यूनिट। तो 1000 आवर्स को 105 रुपीस पर यूनिट से थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें इसके लिए रुपीस पर आर करने पड़ेंगे। यानी जिस वर्कर के 1000 घंटे चाहिए 105 रुपए कमा देता है उसका 3 घंटे का काम, तो 1 घंटे का काम कितना कमा देता है? 105 डिवाइडेड बाय 3, इसलिए 3 लिखा हुआ है। कितना? ये भी अभी नोट ना करिएगा, अभी ये ना करिएगा नोट। तो कंट्रीब्यूशन को हम रेलिवेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब वो B25 नहीं बनाएगा तो B25 पे जो कमाते थे वो नहीं कमा सकेंगे, तो इसलिए ये रेलिवेंट है। और यहां पे कंट्रीब्यूशन क्यों निकाली, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो तो होने ही होने।
ठीक है, रिपीटर्स ना बोलना, नए लोगों से पूछ रहा हूं। ये 35 यहां लिखना ठीक है या इसमें कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, वैसे तो फार्मूला जो है वो है, लेकिन सोचने की बात कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ है तभी पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, हमने पर आर ले तो लिया, पर आर ले लिया ना। सर ये पास्ट के हैं, पुराने उसके हैं, पुराने नहीं नहीं, आगे भी इतने होंगे, आगे भी इतने होंगे। कहाँ लिखा उधर कुछ और पे? चले मैं बताता हूँ खुद है। अगर B16 बनेगा तो B25 नॉट बंद होगा। हाँ, उसके डिफरेंट होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, 3 घंटे लगते हैं तो ये होता है, तो इसकी 3 घंटे की मेहनत हमें 105 कमा के देती है, तो पर आवर कितना कमा के देते हैं? डिवाइड बाय 3। जो वहां से कंट्रीब्यूशन लॉस होगा वो है, लेकिन जब वो यहाँ पे काम करेगा उसको भी तो उसमें पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, तो फिर वो भी उसके कॉस्ट में हमारे आएंगे, तो 105 को भी बढ़ना चाहिए। तो वो पैसे तो उसको वैसे भी देने थे, अब भी देने। जिस बंदे, नहीं नहीं उतना ही देने, ये तो नहीं कहा मैंने ज्यादा देने। बेसिक रेट कब पड़ रहा है? वो स्किल्ड के थे जो महंगा हो रहा था रेट, यहां तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ 60, हाँ हाँ, अच्छा चले बताता हूं, यहां पर फिक्स क्यों नहीं माइनस किए? क्योंकि वो होने ही होने हैं। तो ये जो 35 रुपए निकला हुआ है, इसकी एक और शक्ल दिखाता हूं। इसको 3 से डिवाइड करें, इसको 1, इसको 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 ये जादू क्यों हुआ? उन्हीं को ही टोटल करके डिवाइड किया था, एक एक करके कर लिया, तो वही आना है। अब गौर करें, फिक्स्ड ओवरहेड क्यों नहीं माइनस किया था? क्योंकि वो होना ही होना है, तो फिर 60 भी होना ही होना नहीं है। हम उसी टाइम में उससे B25 बनवाते थे, अब उसी टाइम में B16 बनवाएंगे, तो 60 रुपए उसको B25 बनाने के भी देने थे, 60 रुपए उसको B16 बनाने के भी देने, तो 60 तो देने ही देने, तो 60 तो रेलिवेंट नहीं है, तो लेस किए में ऐड बैक कर देते। तो यहां पर हम उसका जो अपना वेज रेट है वो ऐड कर देंगे। ये मैंने वो फार्मूला बना के दिया हुआ है, ये है जो मैंने वो फार्मूला बना के दिया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन लॉस पर आर प्लस कॉस्ट ऑफ दिस लेबर, क्योंकि इसमें से 60 माइनस हुआ हुआ है, तो 60 तो होना ही होना है, तो इसलिए उसके अलावा जो बाकी हैं वो, तो ये इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। और अगर ये लेबर लेस ही ना करें तो फिर वो आ ही 95 जाएगा। तो अगर ये लेस ना करें ठीक है, 95 लेस किया हुआ है तो ऐड बैक, तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी 95। ये है जी लेबर, ये लेबर है। अगर यहां 60 होता और यहां 70 होता तो हम 70 लेते, यानी ये 60 एडबैक भी करते और वो जो 10 एक्स्ट्रा है वो भी साथ इसके ऐड करते हैं। लेबर डन, एड बैक नहीं, 60 एड बैक करते और वो 10 भी तो एक एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है ना, तो 10 भी ऐड करते, यानी 35 प्लस 70 है।
अगर कम दे रहे होते तो फिर 60 यानी वहां 50 देने होते, यहां 60 देने होते, तो फिर वो 50 है जो इररेलेवेंट होता, 50 ऐड बैक कर देते। यहां 60 देने हैं, वहां 50 देने हैं, तो 50 वाला पोर्शन इररेलेवेंट है, तो 50 ऐड बैक कर दे, यानी इन एनी केस कंट्रीब्यूशन प्लस इस लेबर की कॉस्ट। अच्छा, सवाल में ऐसा हो सकता है, और ये अच्छा अब ना इसकी मंडे और ट्यूसडे इसकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, इसकी एग्जाम प्रैक्टिस करानी है। ये स्पेशल ऑर्डर बस इतना ही था, इसकी एग्जाम प्रैक्टिस करानी है। अगर सवाल में ये कहा होता, ये इधर, कि ये जो अनस्किल्ड लोग हमने लाने हैं, इनकी जगह हमें एक और हल मिल रहा है कि हम इंटर्नीज से काम करवा लें, और उनसे यही काम थोड़ा ज्यादा देर में होगा, लेकिन उनसे ये वाला काम हम 80,000 में करवा लेंगे। अनस्किल्ड का जो काम चाहिए, हो सकता है सवाल में लिखा होता कि हम लोग ना इन अनस्किल्ड लेबर की जगह कुछ इंटर्नीज हैं, उन्हीं से काम करा लेंगे, और उनसे ये काम टोटल खर्चे मिला के 80,000 में हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते, फिर हम 80 ले लेते। क्यों? क्योंकि अगर अकल की बात है, अगर हमें कोई एक रिसोर्स जहां से सस्ता पड़ रहा है वहीं से लाएंगे, तो सवालों में ऐसा हो सकता है कि हमें एक ही काम मुख्तलिफ जगह से मिल रहा हो, तो जो सस्ता होगा हम वो लेंगे। ये मैंने बात इन नोट्स में सबसे आखिर में लिखी हुई है, डब्बा बना के, आखिरी पेज पे डब्बा बना के मैंने ये बात लिखी हुई है। मिल गया? अच्छा, ओवरहेड वाली बात समझ लें, बाकी फिर ये जो फिक्स्ड एसेट है ये कल बताऊंगा इंशाल्लाह, मंडे को ओवरहेड वाली बात समझ लें। फिक्स्ड ओएआर कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड ओएआर, बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड आवर्स। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स साल के शुरू में खड़े होकर अंदाजा लगाया होगा कि इतने खर्चे होंगे, और उससे फिर ओएआर निकाल लिया होगा। अभी जो हमें एक नई ऑफर आई है, इसमें जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होने हैं, अगर कोई, वो उन बजटेड में ऑलरेडी शामिल कर लिए होंगे हमने, नहीं, तो वो फिक्स्ड ओएआर किन की बेस पे निकला हुआ है? जो हमारे होने ही होने। तो सवाल में अगर आपको फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ तो वो रेलेवेंट चीज नहीं है। अगर फिक्स्ड ओएआर दिया हुआ, फिक्स्ड ओएआर, तो वो रेलेवेंट चीज नहीं होती। लेकिन अगर इस जॉब के लिए कुछ एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड देने पड़े, वो रेलेवेंट होंगे। हां, वेरिएबल ओएआर रेलेवेंट होता है, क्योंकि वेरिएबल होता ही यही है कि इतना काम होगा तो इतना खर्चा और होगा। तो ये आपको मैंने शुरू में जो 4 पॉइंट लिख के दिए हुए, उनमें से फिक्स्ड के दोनों और वेरिएबल का पहला बता दिया। चौथे पेज के टॉप पे फिक्स्ड के दोनों बता दिए और वेरिएबल का पहला बता दिया। और फिक्स्ड में एक और लिख लें, फिक्स्ड में एक और पॉइंट लिख लें, एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं होते। एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं है। एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि एलोकेटेड होते ही वो हैं जो नैनी केस कॉमन खर्चा होना था, बस बांटते बांटते इसको भी बढ़ जाना था। एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं होते, क्योंकि ये वो होते हैं जो नैनी केस टोटल होने थे, बस बांटते बांटते इसको भी हिस्सा बढ़ जाएगा। तो एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट नहीं होते। तो वो फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एज, इसका मतलब ये फिक्स्ड ओएआर है तो इररेलेवेंट है। लेकिन अगर वेरिएबल ओएआर है तो रेलेवेंट है, क्योंकि वेरिएबल तो है ही, वो जो काम होगा तो खर्चा होगा। जो एडिशनल फिक्स्ड होगा वो क्लियरली पता चलेगा। चले मंडे ट्यूसडे को इसकी और प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, अभी नमाज पढ़ लें, फिर कॉस्ट लो पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज।